नमस्कार। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को देश में इंप्लीमेंट हुए पूरे 100 दिन हो गए हैं। जीएसटी देश के अंदर सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म्स में शामिल रहा है। यह अपने आप में एक हिस्टोरिक कदम था, लेकिन शुरुआती दिनों में कई तरह की चुनौतियां आई। उसके बाद जीएसटी काउंसिल ने इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश की है। अभी कितना गुड एंड सिंपल टैक्स वाकई बना है, जमीन पर क्या रियलिटी है, आगे क्या कुछ होने वाला है, इस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे। आइए हम उनका एक बार आपसे परिचय करा देते हैं। दिनेश अग्रवाल साहब, फाउंडर एंड सीईओ इंडिया मार्ट, हमारे साथ मौजूद है। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एसी मजूमदार साहब, एक्स चेयरमैन सीबीएसई और जीएसटी के मामलों के एक्सपर्ट हैं, आपका भी शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बीसी भरतिया साहब हैं, नेशनल प्रेसिडेंट सीआईटी, जो कि ट्रेडर्स की वॉइस हैं, वो बताएंगे किस तरह से जमीनी हकीकत है। शुक्रिया हमें भरतिया साहब ज्वाइन करने के लिए। धैर्यशील पटेल साहब, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन, आपका भी धन्यवाद। और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में संदीप चिलाना साहब, सीनियर पार्टनर शार्दुल अमरचंद मंगलदास, आपका भी शुक्रिया। शुरुआत में भरतिया साहब हम आपके पास ही आना चाहेंगे। आप बताइए 100 दिन का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा है। शुरुआत में कई चुनौतियां रही, आपने एक समय एजिटेशन की बात भी कही थी, जो परेशानियां हो रही थी। उसके बाद जीएसटी काउंसिल ने कई तरह की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश की है। अब मूड कैसा दिख रहा है? देखिए, जीएसटी का बहुत बड़ा स्वागत किया गया था। इतना ही नहीं, जीएसटी के लिए पहले जुलाई में सब लोगों ने बहुत मेहनत की कि इसको कैसे भी हमको करना है। तो व्यापारियों ने जीएसटी का सहयोग करने के लिए ही कदम आगे बढ़ाए, मगर जैसे ही इन्होंने जीएसटीआर 1, 2, 3 की तारीखें बढ़ा दी जी और 3B लेके आ गए, और जब व्यापारी रिटर्न फाइल करने के लिए जा रहा तो उसका रिटर्न फाइल नहीं हो रहा, पैसा भरने जा रहा तो पेमेंट नहीं हो रहा, और ऊपर से अलग अलग प्रकार के डर कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये पूरा एक अच्छा वातावरण चलते चलते जीएसटीएन के टोटल कोलैप्स हो जाने से ये वातावरण विरुद्ध में चला गया, और व्यापारियों ने सोचा कि यार व्यापार छोड़ के हम सहयोग करना चाह रहे हैं, हम टैक्स भरना चाह रहे हैं, रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, मगर ये कैसा सिस्टम है जो कि स्वीकार नहीं कर रहा। अच्छा भरतिया साहब, थक गए, दिन भर अपने कंसल्टेंट्स के यहाँ बैठ बैठ के थक गए। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, किससे पूछे। कॉल सेंटर फोन कर रहे तो वो घिसा पीटा जवाब आ रहा, ईमेल भेज रहे कोई पलट के जवाब नहीं। अच्छा भरतिया साहब, थक गया व्यापारी जी। आपने जैसे कहा शुरू में करना चाह रहा हूँ और ये उल्टा आ रहा है। ओके, आपने जैसे कहा ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आया गया था। शुरुआत में इंप्लीमेंटेशन में कई तरह की दिक्कतें आई, और जीएसटीएन को आपने खास करके कहा, जो कि इसकी पूरी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन है। उसके बाद अब बताइए, जीएसटीएन में जीएसटीआर 3B जुलाई में दिक्कत आई, लेकिन अगस्त में थोड़ी बेटर रही। आखिरी दिन ही हमने देखा था, जब लास्ट डेट थी रिटर्न फाइल करने की, ऑलमोस्ट 14 लाख के आसपास लोगों ने उसमें रिटर्न फाइल किया। क्या वो बेटर हुआ है सिस्टम? ओवरऑल अब आपको कैसे दिख रहा है? साहब देखिए, आप वन साइड ऑफ द कॉइन देखना चाहते हैं कि इतने लोगों ने रिटर्न फाइल किया, आप लोग ये नहीं देख रहे कितने लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया, और जिन लोगों ने नहीं किया उसका कारण क्या है, हैंड होल्डिंग कहाँ है। आपने कहा कि हम सॉफ्टवेयर लेके आ जाएंगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारे पोर्टल पे हर कोई डाउनलोड करना चाहेगा, कर लेगा तो कंपैटिबल हो जाएगा, वो नहीं हो रहा। आपने कहा हम कोई ना कोई टैक्स रिटर्न प्रिपेरर खड़ा कर लेंगे, कौन है टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, कहाँ है फैसिलिटेशन सेंटर। देखिए साहब, आपके अधिकारी कानून की जानकारी दे देंगे, मगर टेक्नोलॉजी की जानकारी कौन देगा। 1 जुलाई के बाद हमें ये बताएं कि जीएसटीएन ने सॉफ्टवेयर की जानकारी देने के लिए कितनी कार्यशाला की, कहाँ की, ग्राउंड द लाइन। आपको टैक्स चाहिए रिमोटेस्ट ऑफ द एरिया से, हम आपसे बातचीत से भी आपको टैक्स चाहिए। आपका पॉइंट नोटेड साहब। कौन जाएगा जी, हैंड होल्डिंग कौन करेगा। राइट साहब, आपका पॉइंट नोटेड। आपने जैसे कहा दिक्कतें कई तरह की आ रही हैं ग्राउंड पर, हमने जिस तरह से बताया जो आंकड़े थे उसके हिसाब से। लेकिन अब हम पाटिल साहब आपके पास आना चाहेंगे। आप बताइए, एक तरफ ये पूरा का पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और टेक्नोलॉजी जो है वो एक वीक लिंक रहा है स्मॉल बिजनेसेस का, और जैसे कह रहे हैं पूरी हैंड होल्डिंग नहीं हो पाई, जानकारी नहीं पहुंच पाई। वो जो दिक्कतें थी वो हैं, अभी उसमें क्या कुछ इंप्रूवमेंट आपको नजर आ रहा है? और ओवरऑल जो कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, चाहे वो कॉम्पोजिशन स्कीम की बात हो या इनकम जो इसमें रिटर्न फाइल करने की बात है, उसको जो कंप्लायंस कम करने की कोशिश की गई है, आप इस समय पिक्चर को कैसे देख रहे हैं पाटिल साहब? जो सुविधा सरकार देना चाह रही है या जो प्रयास सरकार कर रही है वो काफी सराहनीय है, लेकिन मुश्किलें अभी तक बहुत है।
लास्ट 100 दिन अब हुए हैं, 100 दिनों में व्यापारियों के लिए एक नाइटमेयर हो चुका है। अब 10 तारीख तक GSTR 1 फाइल करना है और मुझे नहीं लगता कि 80% जो छोटे व्यापारी है वो GSTR 1 फाइल कर नहीं पा रही है। इसका रीजन एक है कि जो GSTR 1 फॉर्मेट, ऑफलाइन फॉर्मेट है सरकार के द्वारा जो मिल रहा है, उस GSTR 1 सरकार के फॉर्मेट में ही खामियां हैं, जिससे कि अगर एक ही बिल में मेरे पास में 4 रेट के अलग अलग आइटम है, तो आइटम लाइन रेट वाला आइटम का जो फॉर्मेट है वो GSTR 1 से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। इसके कारण जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेटर्निटी है, जिसके पास में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्सेस है, जैसे 5% से है, 12% है, 18% है, 28% है, तो एक बिल में ही चार अलग अलग टैक्सेस आ रहे हैं। तो वो उसी वजह से GSTR 1 अपलोड नहीं हो पा रहा है और अब 2 दिन बचे हैं। तो इस 2 दिन में अगर मैं अपलोड नहीं कर पाता, GSTR 3 तो हम लोगों ने कर दिया, लेकिन GSTR 1 अगर अपलोड नहीं होता है, विच इज द लास्ट डेट ऑन 10th of अक्टूबर, तो क्या कर सकें? तो नेटवर्क में बहुत चीजों की समीक्षा करने की जरूरत है। रेवोल्यूशनरी चेंजेस होने चाहिए। लास्ट डेट संदीप साहब, डेट बढ़ाना चाहिए। जी, संदीप साहब के पास आते हैं। संदीप साहब, आपको ओपनिंग कमेंट, आप बताइए आपको क्या लग रहा है एग्जैक्टली उसमें किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं और कैसे इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए? ये एक नया सिस्टम है, एक नया टैक्स रिजीम, और शुरुआती दिनों में कई तरह के इश्यूज भी आए हैं। आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2 महीनों में व्यापारियों को IT टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई जी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 15 से 20 दिनों में IT सिस्टम में भी बहुत अपग्रेडेशन हुआ है और सरकार ने कई ऐसे कदम भी लिए हैं जिससे कंप्लायंस वैसे ही बहुत सारे व्यापारियों के लिए कम हो जाएगी जी। अब 1.5 करोड़ से नीचे तक की टर्नओवर वाले व्यापारियों को सिर्फ 3 महीने में एक बार रिटर्न फाइल करना है। पेमेंट हर महीने करेंगे टैक्स की, मगर रिटर्न सिर्फ 3 महीने में फाइल करेंगे, जिससे उस पर भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। अब समस्या ये आती है कि जो पुराने रिटर्न्स हैं जो फाइल करने हैं उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और GSTN हेल्पलाइन उतनी कारगर नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। इसी पर आइए हम एक बार फिर भरतिया साहब आपका रिएक्शन लेते हैं, फिर हम मजूमदार साहब आपके पास आना चाहेंगे। भरतिया साहब, ये बताइए, आपने GSTN को लेकर जो इश्यूज रेज किए हैं वो काउंसिल तक पहुंचे, काउंसिल ने उसको इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की कई बैठकें हुई हैं, उन्होंने कहा हम हर 15 डेज में मिल रहे हैं, इसको रिव्यू कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मानते हैं, लेकिन हम उसको लेकर एड्रेस भी कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप जिसको सुशील मोदी जी हेड कर रहे हैं, आपका क्या उनको मैसेज है? मतलब वो कोशिश कर रहे हैं, कहां बीच में गैप है, प्लीज बताइए। सौरभ जी, आप एक चीज देखिए, इतने सालों से हम GST की बात कर रहे हैं। अगर आपकी टेक्नोलॉजी तैयार नहीं थी, आप 6 महीने और रुक जाते। इतनी आफत कौन सी आ गई थी कि आज करना है और अभी करना है? हम एक दिन लेट होते हैं, आप 200 रुपये पेनल्टी लगाते हैं, और आप टेक्नोलॉजी पार्टनर के कारण, GSTN के कारण पूरे देश के रिटर्न लेट हो रहे हैं, उसको क्या पेनल्टी है? हमारे देश में परिस्थिति तभी सुधरेगी जब जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल हो। पर डे उसको करोड़ों रुपए की पेनल्टी लगे। आमदनी लेने के लिए ये लोग खड़े हैं, मगर इतना मैस कर दिए। हमारी एक अच्छी सरकार को आपने पूरा उसका अच्छी योजना को फेल करने की तरफ ले गए। इसके पीछे षड्यंत्र क्या है? कोई स्कैम तो नहीं है। इन लोगों को अकाउंटेबल करना चाहिए, तब जाके कोई भी अगर टेक्नोलॉजी पार्टनर आएगा वो होश में आएगा कि चलेगा नहीं बॉस, यहाँ करना पड़ेगा। परफॉर्म और पेरिश, ये जब हमारे लिए आप बोलते हैं तो परफॉर्म और पेरिश, ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनके लिए क्यों नहीं बोलते? पूरा मैस कर दिया। पूरा व्यापारी सीजन के समय, दिवाली सामने खड़ी है और सरकार को सहयोग करने में वो व्यापार छोड़ दे रहा है। सर, मेरा सौरभ जी एक ही कहना है कि जो अकाउंटेबल है, जिसके कारण ये पूरा हुआ, उसको सख्त से सख्त पेनल्टी देनी चाहिए कि इसने एक अच्छी व्यवस्था को खराब किया। मजूमदार साहब, आप बताइए, भरतिया साहब ने कहा है कि ये जल्दबाजी में किया गया, आप इससे एग्री करते हैं? क्योंकि 2007 में पहली बार GST की जिस तरह से बात हुई, 2017 में वो रियलिटी बना। इसमें सभी स्टेट्स जिस तरह से काउंसिल के सदस्य हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या दूसरा पहलू ये भी है, कुछ ये कह रहे हैं जब भी हम इंप्लीमेंट करते हैं तभी कहा जाता है कि पूरी जल्दबाजी में हुआ है, क्या आप इससे एग्री करते हैं? हमें तो एग्री करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका चैनल में मैं महीना में, जून महीने में बार बार बोला मैंने
कि 1 जुलाई को तैयार नहीं होगा, उसके पहले अभी इसके लिए इसलिए 2 महीना और रुक जाइए, सितंबर में शुरू करिए। पहले बड़ा चीज है जो टेस्ट रन होना चाहिए, ड्राई रन जो होना चाहिए, सारे बिजनेस प्रोसेसेस, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न दिस इनवॉइस मैचिंग, रिफंड, ये सारे टेस्ट करिए, उसके बाद ही चालू करिए। लेकिन जो भी है गवर्नमेंट का कोई कंपेलिंग रीजन तो फिर मजूमदार साहब अभी तो कर दिया, तो इसलिए सारे जो ग्लिचेस हुआ है आप सिर्फ अब हेलो या प्लीज, आप जैसे बता रहे हैं प्रॉब्लम ग्लिचेस हुई, तो अभी तो जीएसटीआर 3 भी थी, जुलाई के लिए, अगस्त के लिए अभी आगे और होने हैं। अब तो जीएसटीआर 1 जैसे बात कर रहे थे पाटिल साहब, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 और उसमें फिर उसके बाद मैचिंग, उसके बाद टैक्स क्रेडिट। तो क्या फिर सिस्टम रेडी है या फिर प्रॉब्लम होंगी, आप जैसे इंडिकेशंस दे रहे हैं मजूमदार साहब? नहीं सुनिए, बात ये जी है, जो तो पास्ट हो, जो ग्लिचेस हुआ था वो तो पास्ट का ग्लिचेस था, लेकिन अभी जो आगे है काम बहुत जल्दी काम चल रहा है, और जो बिजनेस प्रोसेस जो पहले जो पता नहीं था अभी सब भी पता आ गया, और उसके बाद जो अभी काम शुरू हुआ, तो एक तो है टेक्नोलॉजी वाला, दूसरा है पॉलिसी वाला। पॉलिसी वाला प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने, जो पॉलिसी मेकर्स ने, स्मॉल बिजनेस के बारे में ज्यादा सोचा नहीं। देखिए इंटरनेशनली थ्रेशोल्ड होता है, एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड 80 लाख से 1 करोड़ का बराबर इतना थ्रेशोल्ड होता है कि उसका नीचे टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लोग इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स लोग बोलते हैं कि टैक्सिंग द स्मॉल पीपल कम्बरसम है और उसमें कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, और इसलिए उन लोगों को टैक्स लेना नहीं चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे 20 लाख लिया है, बट 20 लाख का नीचे जो है उसको भी टैक्स आप बोल दिया कि इंटरस्टेट सप्लाई करेंगे तो आपका थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में अगर कोई मायापुरी से गुड़गांव सप्लाई करे या नोएडा सप्लाई करे तो उसका वो 20 लाख का एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा, 1 लाख भी करेगा तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। राइट मजूमदार साहब, वो गुड़गांव में सप्लाई देना बंद कर दिया, वो नोएडा में सप्लाई देना बंद कर दिया, उसका बिजनेस श्रिंक हो गया। ये पॉलिसी करेक्शन होना चाहिए। ये अभी तो हुआ नहीं, अभी जो किया है उसमें सिर्फ सर्विसेज के लिए किया है, गुड्स के लिए नहीं किया है, अभी परसों जो अनाउंस किया है। दूसरा है, एक अच्छा चीज किया परसों, वो जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये और एक खतरनाक चीज है जी, उसको भी डेफर कर दिया है, इसलिए कि ये तो ये जो स्मॉल बिजनेस है उसके ऊपर इंपोज नहीं होता है, लेकिन जो बिग बिजनेस, जो टैक्स पेइंग बिजनेसमैन है, वो उनको बोला गया कि आप उनका बिहाफ में टैक्स पे करो और क्रेडिट ले लो। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक रहेगा इन बिटवीन, जो टैक्स पे कर रहा है और इनके, वो उसमें प्रॉब्लम है बहुत। तो अभी कम से कम ये मान लिया कि जो 20 लाख का नीचे है उसके लिए रिवर्स चार्ज नहीं करेगा, डिसीजन लिया है। हमें नोटिफिकेशन देखना है, नोटिफिकेशन नहीं देख के मैं जी मजूमदार साहब, हम आपके पास लौटते हैं जी। इंटरस्टेट सप्लाई वाला जो सर्विस के लिए किया है वो गुड्स के लिए भी करना चाहिए। राइट, हम आपके पास लौटते हैं। दिनेश साहब, अब आप बताइए, आप कई सालों से एसएमईज के साथ आप कनेक्टेड हैं, आपका एक ओपनिंग कमेंट लेंगे, फिर हम ग्राउंड जो रियलिटी है उसका रुख करते हैं। आप इस समय मूड को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? जैसे हमने कहा ये पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो ये जो इनिशियल चैलेंजेस आ रहे हैं उसको आप कैसे देखेंगे? उनको कुछ एड्रेस करने की कोशिशें हो रही हैं और आप देख रहे हैं किस तरह के रिएक्शन है, आपका कॉमेंट। तो एक तो भरतिया जी ने देखिए बताया कि कैसे स्मॉल बिजनेसेस को प्रॉब्लम हो रही है और क्या छोटे मोटे चैलेंजेस हैं उनके। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा जो फायदा जो परसों की अनाउंसमेंट में हुआ है वो हुआ है एक्सपोर्टर्स को। जो एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लमें खड़ी हो गई थी, क्योंकि उनको रिफंड कैसे मिलेगा उनका। तो एक्सपोर्टर्स के लिए काफी इनोवेटिव स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है, जो 0.001% जीएसटी करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है। उससे एक्सपोर्ट को जो एकदम से ब्रेक लग गया था, पिछले 3 महीने में एक्सपोर्ट को कंप्लीटली ब्रेक लग गया था, उस पर काफी फायदा होने की उम्मीद है। और दूसरा जो रिवर्स चार्ज जो बताया, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वो काफी इंपॉर्टेंट एक रोड़ा बना हुआ था पूरे सिस्टम में। उस सिस्टम को भी जो ठीक किया गया है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गया है। लेकिन जो सुविधा प्रोवाइडर्स हैं, मतलब हर तहसील लेवल पे 5-5 हजार कारोबारी हैं, वहां पे एक वकील नहीं अवेलेबल है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं अवेलेबल है, कैसे काम हो? तो जो सुविधा प्रोवाइडर्स हैं उनकी बहुत दिक्कत है जी। तो इसको लेकर आगे अब कैसे बढ़ना होगा, ये तो रही 100 डेज की बात, इसकी और कई पहलुओं को छुएंगे और जमीन पर किस तरह के रिएक्शन है। आइए एक बार मुंबई का रुख करते हैं और देखते हैं वहां के कारोबारियों का क्या कहना है जीएसटी के 100 दिन पूरे होने पर।
तमाम मंदी की संभावनाओं के बीच अब कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। आज से करीबन 100 दिन पहले जीएसटी लागू हुआ था। हमने पहले भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, उसमें हमने जाना था जीएसटी को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट था, खासकर कारोबारियों के मन में। मगर धीरे धीरे हमने देखा ये जो एक्साइटमेंट था प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट होने लगा। जो इनवॉइस थे वो अपलोड नहीं होते थे और जीएसटी को लेकर एक काफी नेगेटिव परसेप्शन बनने लगा। जीएसटी नहीं, जो हालिया सरकार है उसको लेकर भी काफी नेगेटिव परसेप्शन बना। मगर जो हाल ही में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, उसमें काफी ऐसे फैसले लिए जिससे ट्रेडर्स को काफी फायदा होने वाला है। तो आइए हम जानते हैं अभी तक जीएसटी की जर्नी कैसी रही ये आम कारोबारियों से। सर, आपका नाम क्या है और सर आप किस सेक्टर? गुप्ता मेरा नाम है। मैं ड्राई फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और अभी आप सुनाओ सर। जीएसटी लागू हुए करीब 100 दिन हो गए, आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया होगा। पुराने टैक्स सिस्टम से नए टैक्स सिस्टम में आए, तब तक अभी तक का आपका सफर कैसा रहा? सफर अच्छा रहा। बाजार में ट्रेडिंग बढ़ चुका है, 50 से 60% बढ़ा है। हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि पिछले सालों से डबल टर्नओवर हो गए हमारे। आप आगे क्या क्या संभावनाएं देखते हैं इस नए टैक्स रेजिम में? नए टैक्स के लिए हम ये सोचते हैं कि किराने के ऊपर निकल जाएगा। जो ब्रांडेड किराना है, दाल चावल है, उनके ऊपर नहीं लगना चाहिए। बाकी ओवरऑल जीएसटी से कारोबार हमारा अच्छा बना है, सुधरा है और काफी पॉजिटिव हमने उसको लिया है। हम देख रहे हैं कि जीएसटी की जो फाइलिंग में काफी प्रॉब्लम आई थी, तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है जीएसटी में? हमको प्रॉब्लम ये आ रही है तो जो महीने में 3 रिटर्न भरना पड़ता है वो तकलीफ हो रही है। सरकार ने तो इसको कम कर दिया है जो छोटे मोटे कारोबारी है उनके लिए। तो अच्छी बात है ना, वो कम किया है तो 3 महीने, अभी 3 महीने में एक बार रिटर्न किया है ना, तो वो अच्छी बात है, वो चलेगा, हम कर सकते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जो नए टैक्स में हम आ चुके हैं, तो आगे आप कैसी संभावनाओं को देखते हैं? पहले कैसे टैक्स सिस्टम में थे आप, और पहले कैसे कितना आसान था कारोबार, या अभी अब कितना आसान है आपके लिए कारोबार? मेरा बेसिकली चाय और कॉफी का कारोबार है। चाय में 5% जीएसटी है और कॉफी में 28% जीएसटी है। इसके बावजूद इसके जो डिफरेंसेस है उसके लिए हमारी थोड़ी नाराजगी है। 5% और 28%, कॉफी को इतना क्यों इंजेक्ट किया जा रहा है? तो आप क्या कहेंगे इसमें कम होना? कॉफी में शायद अगर समझो 12% अगर आ जाए तो कॉफी के व्यवसाय को काफी बूस्टर मिल सकता है। कुल मिलाकर 100 दिन हो गए हैं जीएसटी लागू हुए, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जीएसटी को आप कितने मार्क्स देंगे 100 में से? 100 में से 90 मार्क्स देंगे हम लोग। आप कितना देंगे सर? 100 में तो 60 देंगे। आप कितना देंगे सर? वही 60। 80। चलिए, इनका कहना है कि जीएसटी से कुछ चीजें आसान हुई है, कुछ नई नई प्रॉब्लम्स भी आई है। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ राहुल कुमार, जी मीडिया, मुंबई। तो ये ग्राउंड से रिएक्शन आ रहे हैं, कुछ और शहरों का भी अब रुख करेंगे। पर भारतीय साहब, आपके पास आना चाहेंगे। आपने इसे बताया कई तरह के इश्यूज हैं, पर आप फ्रैंकली एक बात बताइए, भारत में कारोबार करना काफी मुश्किल रहा है, इसमें कई तरह की पेचीदगियां रही हैं। जीएसटी इसीलिए आया था ताकि तमाम डिफरेंट टैक्सेस जो हैं वो हट सकें और पूरा देश कॉमन मार्केट बन सके, वन नेशन वन टैक्स। तो पहले जो दिक्कतें थी उसके कंपैरिजन में क्या अभी भी उतनी दिक्कतें हैं, या आपको लग रहा है एक रिजीम है उसमें भी शुरुआती प्रॉब्लम्स हैं? आप दोनों प्री जीएसटी और अभी रिजीम को कैसे आप कंपेयर कर रहे हैं? दिक्कतों की अलग बात है। सौरभ जी, जब आप ये कह रहे हो कि आप मेरी दिक्कतें मिटाने के लिए नया कानून ला रहे हो और मैं सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हूं, तो इसकी जब चर्चाएं हुई तो क्या कभी भी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो व्यापारियों को रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ आपने समझा कानून लाने के पहले अगर चर्चा कर ले, इसमें सीक्रेसी क्या है? अगर पेट्रोल डीजल दिल्ली में क्या रेट है और पेट्रोल डीजल नागपुर में क्या रेट है, कहाँ है वन नेशन वन रिजिम, कहाँ है? हमारा ये कहना है कि देखिए, व्यापारी ने हमेशा सरकार के साथ मिल के काम किया है और कभी भी सरकार को आगे बढ़ाने में व्यापारियों का योगदान रहा है। दुर्भाग्य से जो रियल व्यापारी है उनके साथ चर्चा नहीं होती। व्यापार में क्या दिक्कतें आ रही है, जब तक आप बिल्डिंगों से निकल के मार्केट प्लेस में नहीं आओगे, व्यापार कैसे होता है नहीं समझोगे। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? वहां बैठ के कानून बना दिया आपने, ई वे बिल ऐसा ऐसा होगा, आरसीएम ऐसा ऐसा होगा, एडवांस के ऊपर टैक्स ले लो। अरे ये पॉसिबल है क्या? देखिए, लॉ ऐसा बनना चाहिए जो कि जिसकी पिंच सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। राइट साहब, लॉ कंप्लाई करने वाले को ईज होना चाहिए। राइट, मगर हम ये देख रहे हैं कि पहले से ये और पेचीदा हो गया। देखिए, इनवॉइस सिस्टम नहीं था, वैट के हम लोग रिटर्न भर रहे थे, सेम प्रिंसिपल था जीएसटी का और वैट का, इनपुट क्रेडिट और आउटपुट टैक्स।
तो आप वही चीज को आगे क्यों नहीं बढ़ा लिए, एक नया क्यों लेके आ गए? पाटिल साहब, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। पहले वैट में अगर हम कर सकते थे तो हम जीएसटी में क्यों नहीं कर सकते, ये भी आप लोग समझें। कहीं ना कहीं जो ये नया सिस्टम लेके आए हैं, नया सॉफ्टवेयर लेके आए हैं, इसमें कुछ ऐसी खामियां हैं, और जो ये चीजें मांग रहे हैं, और स्टेज वाइज करने में क्या तकलीफ थी? 100 करोड़ के ऊपर वालों को पहले कर लेते, फिर 50 करोड़ के ऊपर वालों को ले आते, या इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर और माइनिंग, जो कि 3 मेन चीज है, पहले उसको हाथ लगाते। मेरे छोटे एमएसएमई जो 1.5 करोड़ तक एक्साइज के बाहर थे, उनको 0 रुपए से आपने अटका लिया। तो उसका इम्पैक्ट देखिए, पॉलिसी का इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, इसका अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो वो पॉलिसी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेगी। ओके, हम पाटिल साहब से एक रिएक्शन लेते हैं। पाटिल साहब, ये बताइए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को लेकर आपका क्या स्टैंड है? अभी जीएसटी की काउंसिल की बैठक में उसको डेफर किया गया है। ये जो इसकी पूरी प्रणाली जिस तरह से वर्क करने वाला है, इसमें टैक्स आउटगो का एक एंगल है, दूसरी तरफ जो लायबिलिटी एक तरीके से शिफ्ट हो जाती है बायर पर, इसको कुछ ये भी कह रहे हैं कि इसको फुली आप स्क्रैप कीजिए, मतलब ये दिक्कतें बढ़ाएगा। आपका क्या स्टैंड है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? और कुछ नहीं है, सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री बढ़ाने की बात है। अगर मैंने पैसे किसी के छोटे व्यापारी से परचेस किया है और उसने टैक्स नहीं भरता हो, एक बाजू तो आप कहते हो कि एक 20 लाख रुपया तक आप व्यापार कर सकते हो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, और एक बाजू में आप ये कहते हैं कि अगर आप उससे ये स्टॉक्स या माल खरीदोगे तो आपको ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भरना पड़ेगा। तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंटायरली ये क्यों आ रहा है, इसका रीजन क्या है? और मुझे ही टैक्स भरना और मुझे ही वापस लेना है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट उसमें ब्लॉक होता है, अकाउंट एंट्रीज उसमें वाला है। तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है ये पूरी तरह से स्क्रैप डाउन करना चाहिए। ओके, हम आपसे और एक बात हम आपके पास लौट कर आ रहे हैं। पाटिल साहब, आपके पास लौटते हैं। दिनेश जी, मजूमदार साहब और संदीप साहब आपके पास भी आएंगे। बीते जो 100 दिन रहे हैं वो कैसे रहे हैं, और आगे कैसे और स्टेप्स लेने चाहिए कि ये फुली गुड एंड सिंपल टैक्स बन सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्राउंड पर हो सके। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम बातचीत आपसे आगे बढ़ाएं, आइए रुख करते हैं दिल्ली के चांदनी चौक का और देखते हैं जीएसटी को लेकर वहां से किस तरह के रिएक्शन हैं। पूरे देश में जीएसटी लागू हो गया है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद जो लोगों की रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उन पर असर क्या पड़ा है। हम लोग इस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट में मौजूद हैं, और ये जो जगह है कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट, एशिया की थोक मार्केट, उनमें ये मार्केट जो है वो गिनी जाती है। कपड़े पर हम समझने की कोशिश करते हैं, जो रेडीमेड कपड़े हैं और जो दूसरे कपड़े हैं, उन पर किस तरह से जीएसटी की वजह से असर पड़ा है। हम इस शॉप में चलते हैं और यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। जीएसटी जब से लागू हुआ है, क्या फर्क पड़ा है? पहले जो ये कपड़े आइटम थे, ये सारे जो आइटम कपड़े के थे, कितना इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता था? देखिए, पहले साड़ी हुआ चाहे अंश से सूट हुआ, इन पे कोई टैक्स हम लोगों के ऊपर नहीं लगता था। बट जब से जीएसटी आई, एक तो काम बिल्कुल ही सेल डाउन हो गई लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो। बिल्कुल आप समझिए जुलाई से जब जीएसटी लगा है तो सेल का बिल्कुल ही बैंड बजा हुआ है, सेल है ही नहीं। क्योंकि त्योहारों का मौका, अब भी आप देख सकते हैं कि ग्राहक दुकान पे आता है, देखता है और देख के चला जाता है। हम लोगों ने जो टैग, हम लोग जो माल ले रहे हैं उस पर हम जीएसटी पे करके माल ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब जीएसटी पे करके लाएंगे तो जीएसटी हम भी चार्ज करेंगे। तो हमने जो अपनी, जैसे ये आइटम है, जैसे ये 750 रुपए का सूट है, अंश से सूट है, फैब्रिक है, तो ये फैब्रिक पे 5% जीएसटी हम लोग लगाते हैं, 750 पे 5% और ऐड करते हैं। तो ग्राहक हमसे आके यहाँ कोशिश करता है, उसको पहले तो इस पे डिस्काउंट चाहिए होता है, डिस्काउंट का फिर वो जीएसटी देने से कतराता है, बोलता है जीएसटी हम नहीं देंगे। लेकिन जब हम जीएसटी पे करके कोई चीज लाएंगे तो हम उसका नुकसान क्यों सहन करेंगे, हमें भी जीएसटी कस्टमर से चार्ज करना होगा, हम चार्ज करेंगे। तो ये जैसे आपने बताया अनस्टिच सूट है 750 रुपए का, पहले ये जो सूट था ये एज इट इज इसी रेट पर आप लोग बेच देते थे? मतलब 750 का सूट 750 में बेचते थे, बट अब इस पे क्योंकि जीएसटी है तो जीएसटी 5% हम अलग से नीचे बिल में चार्ज करते हैं, और बिल में चार्ज करके 5% और ऐड करके बेचते हैं। तो कस्टमर को इसकी कॉस्ट 750 पे 5% और एंड यूजर को जो है 5% महंगा हो गया आइटम। ठीक है, स्टिच्ड है तो ये 12% के दायरे में आता है। तो हम लोग सरकार से यही हमारी मांग है कि कपड़ा हो चाहे रेडीमेड हो, एक ही स्लैब होना चाहिए। तो इस तरह से ये रिएक्शंस ग्राउंड से आ रहे हैं। बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। संदीप साहब, आपके पास आना चाहेंगे। जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को स्क्रैप करने की बात कह रहे हैं, पर इसको जो अभी डेफर किया गया है, इसके पीछे की सोच क्या है? आरसीएम एग्जैक्टली ये जो वर्क करेगा, जो अनरजिस्टर्ड है,
उस रजिस्टर्ड और उसमें फिर आप कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, जो डिमांड है और सबसे ज़रूरी बात तो यह है, जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने कहा, सरकार इससे कोई बहुत बड़ा टैक्स कलेक्शन नहीं कर रही है। ये टैक्स आपको खुद पे करके खुद क्रेडिट ले लेना है और आप उसको ऑफसेट कर सकते हैं अपनी आगे आउटपुट लायबिलिटी में। तो अगर जो रेवेन्यू कलेक्शन है इस प्रोसेस से वो बहुत लिमिटेड है और एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल्स या जो और दिक्कतें बिजनेसमैन के लिए वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो टैक्स कलेक्शन पर्पज से रिवर्स चार्ज का बहुत ज़्यादा लॉजिक मेरे हिसाब से नहीं बनता है। पर क्या कारण है कि सरकार इसको लाई? जो मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड सरकार की ये मंशा है कि ये जो लोग जो 20 लाख की एग्जेम्पशन ले रहे हैं इनका रिकॉर्ड तैयार हो ताकि पता लग सके कौन कौन लोग 20 लाख से नीचे रह रहे हैं और बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ताकि अगर कोई पैरेलल इकोनॉमी को कैच करने में सरकार उस डेटा का यूज कर सके। जी मजूमदार साहब, आप एक सेकंड, दिनेश साहब आपके साथ हैं। मजूमदार साहब, ये बता सकें आप, ये जो अभी पीछे काउंसिल्स ने जो फैसले लिए हैं, चाहे क्वार्टरली रिटर्न्स हो 1.5 करोड़ टर्नओवर तक की, या जो कॉम्पोजिशन स्कीम का दायरा बढ़ाया गया है, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम में एक तरीके से इजी कंप्लायंस रहेगा, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये जो अभी स्टेप्स लिए गए हैं, ये आपको लगता है ये जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए फ्रेंडली स्टेप्स हैं जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं? जी, वो कंपोजिशन स्कीम का फ्रेंडली है छोटे में, उसमें तो इंटरस्टेट भी छोड़ दिया कि इंटरस्टेट सप्लाईज होने से भी वहां पे वो दायरे में नहीं आएंगे, टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। मतलब पहले कंडीशन था कि इंटरस्टेट सप्लाईज होने से कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, लेकिन अभी वो हटा दिया। बहुत अच्छा स्टेप है। 1 करोड़ किया उसको, वो भी अच्छा है, धीरे धीरे बढ़ा रहा है। एक्चुअली मैं जो पहले बताया था, थ्रेशोल्ड ही थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। एनीवे दिस इज अ गुड स्टेप। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रेफर किया, इसको स्क्रैप करना चाहिए फॉर लेस देन 20 लाख। थ्रेशोल्ड का नीचे जो है उसके लिए रिवर्स चार्ज होना नहीं चाहिए। और इंटरस्टेट सप्लाईज में के लिए भी सर्विस को बोल दिया कि एग्जाम कर दिया, लेकिन गुड्स का रह गया, वो भी एग्जाम कर देना चाहिए। मतलब इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स होने से भी एग्जाम्पशन लागू रहेगा, ये होना चाहिए। तो ये दो चीज बनना चाहिए। और दूसरा जो एक बहुत खतरा आ रहा है सामने, मैं देख रहा हूं, जो वो है ई वे बिल। अभी वो डेफर किया है, आई थिंक 1 जनवरी तक नहीं, ऐसा कुछ डेफर किया है। लेकिन इस ई वे बिल का कोई मतलब ही नहीं है, जबकि सारे स्टेट का SGST एक ही रेट है। वो था उस जमाना में, वैट जमाना में, जहां पे डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट अलग अलग रेट होते थे। तो इसका तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। आप यूए बिल लाके ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है। जो 1 नेशन 1 टैक्स का जो कंसेप्ट है, मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा, इतना फास्ट हो जाएगा कि कोयम्बटूर से गुड़गांव होशियारी प्रोडक्ट्स आने में जो अभी प्री GST में 14 दिन लगता था, हमारा उम्मीद था कि अभी वो 7 दिन हो जाएगा, लेकिन वो फिर गड़बड़ हो जाएगा अगर यूए बिल प्रोसीजर। काफी सेफगार्ड है, इन लॉ में सेफगार्ड दिया है, लेकिन ये सब सेफगार्ड प्रैक्टिकल में होता नहीं, उसमें इंटरप्शन डिसरप्शन बहुत होगा। नहीं चाहिए यूए बिल। पर्टिकुलरली इसके साथ GST नेट का कनेक्टिविटी है। तो जब तक ना GST नेट, मैं तो बोलूंगा यूए बिल होना ही नहीं चाहिए। बट इफ बिकॉज ये क्योंकि ये कोई राज्य का इंसिस्टेंस में आया है तो ठीक है। आप लेकिन जब तक GST नेट पूरी तैयार ना हो तब तक मतलब उसमें बहुत डिसरप्शन होगा। ओके, आप दिनेश साहब आप बताइए। जो देख रहा हूँ ये और भी स्टेप जो ले रहा है, वो दूसरा यह जो रेट का जो रही बात, रेट का में प्रॉब्लम ये है, एक दफे आपने एक रेट फिक्स किया, उसके बाद अगर आप यू स्टार्ट रिड्यूसिंग, एक एक करके कम करना शुरू कर, तो अब क्या होगा, वो जो जिसको कहता है रेंट सीकिंग, लॉबिंग, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि देयर इज नो एंड। तो दूसरा भी बोलेंगे मेरा भी कम कर दो, मेरा भी कम कर दो। तो लेकिन रेवेन्यू एंगल तो देखना चाहिए सरकार को, डेवलपमेंटल वर्क के लिए रेवेन्यू भी चाहिए। तो ये जो सारी चीज है, थोड़ा सा मैं जो सोचता है, छोटा बिजनेस मीडियम में ज्यादा ये मत। एक सज्जन में अभी एक सज्जन ने बोले हैं कि वो सरकार का रेवेन्यू ज्यादा नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये चोरी में परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इज वेरी लिटिल। तो इसलिए उसको तो ये करके उनके ऊपर इफेक्ट ज्यादा। एक चीज मजूमदार साहब, हम आपके पास चर्चा नहीं हुआ, छोटा बिजनेस
एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। बिल्कुल, रफ एस्टिमेट में 60 to 65% ऑफ कंट्रीज एम्प्लॉयमेंट छोटा बिजनेस से होता है। जी बिल्कुल, बड़े बिजनेस से नहीं है। तो इसलिए छोटा को अगर तकलीफ आता है, बंद हो जाता है, तो एम्प्लॉयमेंट में बहुत गलती जी। हम देख रहे हैं स्लो डाउन भी है मजूमदार साहब कुछ, और उसमें जी हम आपके पास लौटते हैं और जी हम आपके पास लौटते हैं। जैसे आपने बताया, एक तरफ हम देख रहे हैं कुछ स्लो डाउन के इश्यूज हैं, कई जगह जॉब लॉसेस भी रिपोर्ट किए गए हैं स्मॉल बिजनेसेस में। हम आपके पास लौट रहे हैं मजूमदार साहब, बीच में आपको रोक रहा हूं। दिनेश साहब आप बताइए, दिनेश साहब जहां तक ये स्पेसिफिकली ई वे बिल के मेंशन किया गया, कई और पहलू हम उनको स्टेप बाय स्टेप एक दिन में आई थिंक उनको सुनाई नहीं दे रहा है। अगर आपको सुनाई दे रहा है, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं आपके पास लौटता हूं मजूमदार साहब। दिनेश साहब आप बताइए, जहां तक ई वे बिल की बात है, ई वे बिल को लेकर बताया गया उस दिन काउंसिल की मीटिंग के बाद कि कर्नाटका में उसको लेकर पॉजिटिव रिस्पांस रहा है और ई वे बिल जो डेफर किया गया है वो 1 अप्रैल तक किया गया है। आप बताइए ई वे बिल के लिए हम कितने रेडी हैं, या इनफैक्ट जब जीएसटी के रोल आउट में प्रॉब्लम्स रही हैं, अभी तक कुछ नजर आ रही है जो फीडबैक है, तो ई वे बिल स्मूथ रोल आउट हो सके, अगर करना भी है तो उसके लिए किस तरह के चेक्स बैलेंसेस करने होंगे? तो दो बातें हैं। पहली बात तो अभी ई वे बिल जब डेफर भी किया गया है तब भी यूपी में चल रहा है। अब यूपी में क्यों चल रहा है? जब तक पूरे कंट्री में नहीं चल रहा है तो यूपी में क्यों चल रहा है ये बिल? दूसरी बात, जैसा कि मजूमदार साहब ने बताया, जब पूरे कंट्री में एसजीएसटी सेम है, सीजीएसटी सेम है, तो अब ई बिल की जरूरत ही क्या है भाई? कहीं एक भी % उसका यूसेज का कोई पर्पज ही नहीं है। सिमिलरली आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करते हैं तो जो 20 लाख रुपए से कम के व्यापारी हैं उनसे तो लोग बिजनेस ही करना बंद कर देंगे। और तो क्या बिल्कुल छोटे व्यापारियों को आप खत्म कर देना चाहते हैं, उनकी रोजी रोटी छीन लेना चाहते हैं? तो वो एक बिल्कुल भी गलत कदम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और ई वे बिल केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक नजरिया है। भारतीय साहब आप बताइए, ई वे बिल पर ट्रांसपोर्टर्स का भी कुछ ऐसा कहना था कि एक तो उसमें कई सारे स्मॉल ऑपरेटर्स हैं, साथ में उन्होंने कहा जो हम मूवमेंट करते हैं गुड्स की, उसमें जो डीजल के रेट्स हैं वो डेली बेस पे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, हमें कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। ये आप इसको कैसे देखेंगे? वो कह रहे हैं ग्राउंड पर कई तरह की करप्शन भी बढ़ रही है। ई वे बिल का जो पूरा इस समय सिनेरियो है जो डेफर किया गया है, उसको लेकर सीआईटी का क्या वर्जन है, आपका क्या इस पर एनालिसिस है? सौरभ जी देखिए, या तो सरकार व्यापारियों को अपना कलेक्टर मान के उस पर विश्वास रखे, या बोले कि भाई सब चोर है, अब हम पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में लेंगे। एक तरफ आप विश्वास करते हो कि सब चीज सिस्टम से चलेगा और एक तरफ आप चेक एंड बैलेंसेस लगाते हो जो कि भ्रष्टाचार को कंसोलिडेट करता है। देखिए साहब, ट्रक जाता है, ये सब ऑपरेटर को प्लान करना पड़ता है, एक माल दूसरी जगह खाली होके दूसरी जगह से तीसरी जगह होके क्रॉस होता है, कितने वे बिल होते रहेंगे? आपको जरूरत क्या है? ये क्या टेक्नोलॉजी कंपनियों को ट्रांजैक्शन चार्जेस देने के लिए है? वो एसएमएस भेजेंगे उसको चार्जेस देने के लिए है? गवर्नमेंट को भी कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कितना हो रहा है, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। हमारा कहना है स्मूथ अगर है, या तो विश्वास करो या विश्वास मत करो। करना है पूरा करो, नहीं करना है बिल्कुल मत करो। मगर एक तरफ बोलते रहना, पब्लिसिटी करना कि सेल्फ असेसमेंट कंसेप्ट आ गया है, वी बिलीव यू, और दूसरी तरफ ये चेक्स लगा रहे। एक तरफ आप बोलते कि नाकों के ऊपर करोड़ों रुपए का फॉरेन एक्सचेंज का डीजल जलता है और दूसरी तरफ आप ई वे बिल ले आते हो। तो आप बोल क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो? जरा थोड़ा सा बैलेंस करिए और एक बार फ्री इकोनॉमी में व्यापारियों को खुला छोड़िए, एक खुले वातावरण में काम करने दीजिए। कोई भी झाड़ को अगर आपने खुले वातावरण में रखा, वो फलता फूलता है और खूब अच्छी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूट्स देता है, और अगर उसको बांध के रखेंगे तो कभी पनप नहीं सकेगा। हिंदुस्तान के व्यापार को आज जरूरत है खुली हवा में सांस लेने की। ये जो मकड़ी जाल पूरा फैला दिया है, इसमें हम पनप नहीं सकेंगे और दूरगामी परिणाम इसके बहुत बुरे होंगे। बातचीत आगे बढ़ाते हैं, एक बार फिर से चलते हैं ग्राउंड पर, देखते हैं मुंबई से अब और किस तरह के रिएक्शंस हैं कारोबारियों के, आइए उसको चेक करते हैं। कल हमने देखा जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्री की अगुवाई में कुछ अहम फैसले लिए जीएसटी को लेकर, जिससे ट्रेडर्स को काफी फायदा मिला। तो आइए जानते हैं जो ड्राई फ्रूट्स का मार्केट है उस पर कैसा असर पड़ा है कल के जो फैसलों के बाद। सर कल का फैसले में तो कोई चेंजेस नहीं आया है ड्राई फ्रूट मार्केट में, और आगे ड्राई फ्रूट मार्केट अच्छी रहेंगी। इंटरनेशनल भाव भी घटे हैं, सबके इंटरनेशनल मार्केट में भी भाव घटे हैं, बाजार अच्छी चलेंगी और ओवरऑल गुड टैक्स है। जी,
तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। संदीप साहब, ये बताइए, हम इससे पहले आगे बढ़े, ये जो ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि जहां तक डीजल के रेट्स में डेली जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें काफी मुश्किलें आ रही हैं ऑपरेशंस में, जमीन पर, इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो समस्या है वो है कॉस्टिंग की। अगर आप जो ट्रांसपोर्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है वो है डीजल, बिल्कुल, और उसी की कॉस्ट के बेसिस पर वो अपनी सर्विस की फीस डिसाइड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और अगर डेली चेंज होंगे तो अगर 50 रुपए से 55 रुपए डीजल पहुंच गया 6 महीने में और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं एक फिक्स प्राइस पर, तो ऑब्वियसली उनको लॉस उठाना पड़ता है अगर कंपनीज उनकी फीस चेंज नहीं कर रही है बेस्ड ऑन द डीजल प्राइसेस। प्लस कंप्लायंस में भी बहुत इश्यूज हैं, क्योंकि इनवॉइसिंग कैसे रेज करेंगे, किस प्राइस पे रेज करेंगे, टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर डेली बेसिस पे फ्लक्चुएशन हो रहा है डीजल प्राइस का एंड देयरफॉर लॉजिस्टिक चार्जेस का। जी, तो ये समस्या है। बट मेरे हिसाब से ये समस्या जीएसटी से रिलेटेड ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के लिए बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएटिंग प्राइस पॉलिसी ऑफ द पेट्रोल। राइट। पाटिल साहब, ये बताइए आपकी तरफ से अब आगे क्या सजेशन है, कैसे बढ़ा जाए? छोटे कारोबारियों को क्या अभी और हैंड होल्डिंग रिक्वायर्ड है? मतलब किस तरह की और आगे रोड मैप बनाया जाए ताकि जो अभी और इश्यूज आ रहे हैं उनको एड्रेस किया जा सके? आपकी तरफ से क्या सजेशंस होंगे पाटिल साहब? व्यापारियों को 3 महीने में एक बार रिटर्न भरना है, उसका GSTR 1A फॉर्म जो कि आना चाहिए था इसी के साथ से, क्योंकि ये ऑलरेडी 3rd मंथ हम लोग कंप्लीट कर चुके। जुलाई में हम लोग ने लॉन्च किया, सितंबर में 3rd मंथ कंप्लीट हुआ, लेकिन आज तक उसका API लॉन्च नहीं हुआ है। तो छोटे कारोबारियों को जिनको ये 3 महीने का रिटर्न भरना है उनको ये पता ही नहीं है कि किस फॉर्मेट में हमको रिटर्न भरना है। ये रही पहली बात। दूसरी बात, मैं भरतिया जी से बहुत सहमत हूँ कि जिन लोगों के लिए आप देखेंगे कि ये सब जो बातें चल रही है कि छोटे कारोबारियों को मद्देनजर रखते हुए ये बातें चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने इन छोटे कारोबारियों से पूछा है क्या, इनसे बात करी है क्या, इनकी दर्द क्या है पूछा है कि ये हो क्या रहा है कि कमरे में डॉक्टर बैठा है, बाहर में मरीज खड़े हैं और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखे जा रहे हैं। हमको क्या चाहिए, हमको पूछिए, हमको बुलाइए। छोटे कारोबारियों का जो प्रॉब्लम है वो छोटे कारोबारी बता सकते हैं, ना कि कोई इंडस्ट्री और बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स। इसलिए मैं सरकार से ये दरखास्त करना चाहूंगा कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की वजह से इनको हमको बुला के हमारी जो तकलीफ है उनके बारे में बात करें। जी, इससे पहले हम आगे बढ़ें, कुछ और रिएक्शंस आ रहे हैं और देखते हैं कारोबारियों का क्या कहना है, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दिवाली का माहौल है, त्योहारों का माहौल है, लेकिन दुकानों में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक व्यापारी हमारे साथ हैं। नमस्ते विजय भाई, आपकी ये दुकान कितने सालों से है? हमारी ये दुकान 1934 से है। 34 से मतलब ऑलमोस्ट 80-90 सालों पुरानी दुकान है। और GST का हमारा कोई विरोध नहीं है, मगर GST में जो सूटकेस है, अभी हमारे एक सूटकेस है ट्रॉली सूटकेस, तो ट्रॉली सूटकेस के अंदर उसने 28% बनाया है, मगर ट्रॉली सूटकेस जो है ना लोकल घरगत्तू बनती है तो उसके लिए बहुत हैवी टैक्स है। ब्रांडेड बराबर 28%, मगर लोकल जो ट्रॉली सूटकेस जो घर घर में कारीगर बनाते हैं उसको बहुत तकलीफ हो गया है, सूटकेस बनना बंद हो गया है। और दूसरा के GST आने के बाद इतना मंदी हो गया ना, धंधा बोनी भी नहीं होता है। अच्छा, मुझे बताइए कि GST के बाद आपकी शॉपिंग पर क्या असर पड़ा है? अभी सब बहुत ही महंगा हो गया है। अभी बैग भी खरीदने आते हैं, पहले जो कीमत थी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए थोड़ा अपने को खरीदते समय थोड़ा ऐसा महंगा ही लग रहा है। तो इस तरह से ये रिएक्शन आ रहे हैं। आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। जहां तक सर्विस प्रोवाइडर्स की बात है, दिनेश जी, उनके पहलू को आप किस तरह से देखेंगे अब इस रेजिम में? अब आप ये देखिए कि जो सर्विस टैक्स था वो एक बहुत सिंपल टैक्स था। आप कहीं से भी बैठ करके ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन लेकर के कहीं भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते थे। कहीं कोई वो एक्चुअली में 1 नेशन 1 टैक्स था, सर्विस टैक्स। अब वो GST आने की वजह से अब आप सोचिए सर्विस टैक्स हमारे टोटल कलेक्शन का ऑलमोस्ट 50% हो चुका था। एक्साइज और सर्विस टैक्स में ऑलमोस्ट 50% हो चुका था। अब वो अचानक इतने बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स को इतने बड़े झमेले में डाल दिया गया। उनको हर स्टेट बाउंड्री का चक्कर पड़ गया है, उनको ओकेजनल या जाने क्या कौन सा टैक्स पेयर की बात करते हैं। अब कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है वो दूसरे स्टेट में जाए तो वहां पे कैसे काम करेगा। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए GST बहुत बड़ी दिक्कत लेके आया है। किसी भी तरह का सर्विस, उसको ये नहीं पता है कि उसका असेसमेंट कहाँ होना है। इसके लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन है?
पहली बात तो अगर वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं तो या तो हम सर्विसेज वालों के लिए जैसा पुराना सिस्टम था, आप रेट अपना 18% ले लीजिए, लेकिन जैसा पुराना सिस्टम था वैसा ही कर दें। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जीएसटी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। सर्विस प्रोवाइडर्स की तो अभी कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी ज्यादातर बातें तो जो गुड्स हैं, दुकानदार हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, छोटे कारीगर हैं, उनकी बातें हो रही हैं। जो जॉब वर्क करने वाले लोग हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर हैं, बहुत तरह के सर्विस प्रोवाइडर हैं। संदीप साहब, आपका इस पे क्या एनालिसिस है? यहाँ तक सर्विस की बात है, सर्विस प्रोवाइडर्स की बात है। मैं बस दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि संवैधानिक रूप से क्या चेंज हुआ है। पहले हमारे संविधान में सर्विस टैक्स लगाने की पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, इसलिए एक रजिस्ट्रेशन में आप पूरे भारत में काम कर सकते थे। जीएसटी को लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने संवैधानिक रूप से टैक्स कलेक्ट करने की पावर सर्विसेज में स्टेट्स को भी दे दी। क्योंकि ये पावर स्टेट्स के पास चली गई और अभी हमारी पॉलिटी इतनी मैच्योर नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रलाइज रूप से सर्विसेज पे टैक्स लगाना कंटिन्यू कर ले। ऐसी कोशिश बहुत हुई, स्पेशली बैंक्स के लिए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, जिनको 30-31 रजिस्ट्रेशन लेने पड़ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर जीएसटी में स्टेट्स एग्री करें कि ये सर्विस प्रोवाइडर्स एक रजिस्ट्रेशन लेके स्टेट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जी। और बिल्कुल सही बात है अग्रवाल साहब की कि गुड्स को तो हम देख रहे हैं क्योंकि व्यापारियों ने कुछ 15-20 दिनों से इंश्योर किया कि गवर्नमेंट समझे कि वो परेशान है, बट सर्विस प्रोवाइडर्स की समस्याएं अभी सामने ही नहीं आई हैं जी। इसलिए रास्ता आगे क्या हो सकता है? एक रास्ता जो हो सकता है वो यही हो सकता है कि स्टेट और सेंटर मिलकर बैठें, समझें कि एक ही रजिस्ट्रेशन लेके अगर टैक्स कलेक्ट किया जाए और सेंटर उसे स्टेट्स में बांटे। जीएसटी काउंसिल में तो सभी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हाँ, पर ये कलेक्टिव डिसीजन लेने की मैच्योरिटी मुझे लगता है कि अभी हमारी स्टेट पॉलिटिक्स में नहीं आई। ब्रीफली प्रॉब्लम ये थी कि पहले स्टेट का और सेंट्रल का वो तय नहीं था कि कितना कितना हिस्सा होगा। अब जब ये तय हो चुका है कि स्टेट और सेंटर का हिस्सा बराबर बराबर होगा, तो फिर अब यूनिफॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आपको बिल पे अननेसेसरी, आप बोलते तो है कि 18% जीएसटी है, लेकिन बिल पे लिखाते हैं 9% प्लस 9%। कंज्यूमर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। अब आप सिंगल जीएसटी 18% का लगाइए और अपने स्टेट में डिवाइड कीजिए, क्या दिक्कत है? मजूमदार साहब, ये बताइए, ये इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस किस तरह से रहे जब जीएसटी जहां पर इंप्लीमेंट हुआ? हमने कई देशों के मॉडल को स्टडी किया और फिर जो भारत के अनुसार जो बेस्ट सूटेड था, इंडियनाइजेशन उसका किया गया। जब इंप्लीमेंट होता है तो किस तरह के जो चैलेंजेस आ रहे हैं, आप उसको कैसे देखेंगे? इसको सेटल होने में जो कोशिशें की जा रही हैं, ये अपने आप में हिस्टोरिक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जिस तरह से बात हो रही थी, सभी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, इसमें लंबा विचार विमर्श करने के बाद इसको जिस तरह से लागू किया गया, आप कैसे देखेंगे? क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय? क्या हम देख सकते हैं और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मूविंग फॉरवर्ड? हाँ, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय में इतना सुविधाएं नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि वहां पे सेंट्रल टैक्स होता था और सेंटर कलेक्ट करके शेयर कर लेते थे सारे स्टेटों के साथ। पहले उसका एक कंजम्पशन सर्वे होता है, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, तो किस राज्य में कितना कंजम्पशन ज्यादा है वहां पे ज्यादा मिलेगा, वैसा फैसला हो जाता है। इसलिए वो जो सिंगल रजिस्ट्रेशन का जो बात चल रहा था वो वही है वहां पे, जैसे कि पहले सर्विस टैक्स में था, सेंट्रल एक्साइज में था सिंगल रजिस्ट्रेशन। तो लेकिन अभी जीएसटी अपना जो ये है, बिकॉज ऑफ आवर अपना कॉन्स्टिट्यूशन में फिस्कल ऑटोनॉमी दिया हुआ है स्टेट को, जो आप अभी उसको टेम्पर कर नहीं सकते। तो इसलिए फैसला हुआ कि राज्य और केंद्र एक साथ मिलके इसे यूनिक वेंचर, इसे जॉइंट वेंचर बट यूनिक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण है। तो ये के लिए पहले तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। जीएसटी जिस कंट्री में लगाया पहले 1 या 1 साल में तो थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन सेटल कर गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हमारे जीएसटी जो 1 जुलाई चालू हुआ था, तो अब सर्टेन कुछ प्रॉब्लम फोर्सिन था। अनफोर्सिन के लिए तो आप कोई कुछ कर नहीं सकते। जो फोर्सिन प्रॉब्लम था कि जीएसटी नेट को चालू करना होगा, टेस्ट रन करना होगा, नहीं करने से ग्लिचेस आएगा, वो फोर्सिन था, तब भी हमने नहीं किया। ये 2 महीना का अगर टाइम मिल जाता, जीएसटी नेट को तो कोई टाइम ही नहीं दिया गया, तो अगर 2 महीना और मिल जाता था, ये सब सारे जो ग्लिचेस वाला प्रॉब्लम, जिसके लिए पॉलिसी चेंज हो गया। अब देखिए, जो रिटर्न फाइल पहले बताया था 3 रिटर्न होगा, इमीडिएटली जीएसटी R1B ऐसा
कर दिया, क्योंकि मजूमदार साहब मैनुअल ऑफलाइन हो गया, तो ये सारे प्रॉब्लम हुआ है। तो अभी सोच में आ रहा है, तो धीरे-धीरे कर लेंगे। मेरा तो बहुत ही ये है सुशील मोदी जी के ऊपर, सुशील मोदी जी के साथ काम किया मैंने देखा है उनका बड़ा प्रैक्टिकल ये है, तो आई एम श्योर उन्होंने कुछ। समय अब सीमित है, फाइनल वर्ड्स लेना चाहेंगे पाटिल साहब जी और भारतीय साहब से। पाटिल साहब आप बताइए, चर्चा में ये भी मजूमदार साहब कह रहे थे कि जो रेट कट किया उसको आप इनकरेज मत करें, इससे और जिस तरह से लॉबीज प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसमें तो फिर कई में अनॉमलीज भी थी जिनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अलग अलग फिटमेंट रही 5, 12, 18, 28। तो आप इस पहलू को कैसे देखेंगे, क्योंकि कई क्षेत्र अभी भी नाराज हैं, तो काउंसिल को कैसे आगे उस पर बढ़ना चाहिए? सर, काउंसिल को इस बात के ऊपर में पुनर्विचार करना चाहिए कि जैसे बीच में न्यूज आ रही थी कि रेट के बारे में काउंसिल पुनः सा विचार कर रही है। वन नेशन वन टैक्स की हम बात तो करें, लेकिन वन नेशन टैक्स विद डिफरेंट रेट्स आ गया है। कंफ्यूजन यहाँ से चालू हो गया है। आपने जिक्र किया कि बाकी सब देशों में अगर आप देखेंगे तो वन नेशन वन टैक्स वो सही में वन नेशन वन टैक्स है। सर्विस इंडस्ट्री के बारे में जैसे बात कर रहे थे कि सर्विस टैक्स में एक रजिस्ट्रेशन में ऑल इंडिया में हम बिजनेस कर सकते थे, लेकिन आज सभी जगह पे अलग अलग नंबर्स लेने पड़ेंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग रिटर्न करने पड़ेंगे। ओके, समय बिल्कुल सीमित है। लास्ट वर्ड हम भारतीय साहब आपके पास आना चाहेंगे, चलते चलते आपकी तरफ से लास्ट वर्ड प्लीज सर, इन ब्रीफ। देखिए साहब, मैं है ना सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी साहब सुमित मलिक जी का। उन्होंने मीटिंग लेके हैंड होल्डिंग का जो कंसेप्ट है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि हैंड होल्डिंग होना, उन्होंने इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटियां फॉर्म करके व्यापारियों के साथ कहाँ कियोस्क चालू करना चाहिए, कहाँ फैसिलिटेशन सेंटर शुरू करना चाहिए, कहाँ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर शुरू करना चाहिए। आज बीकॉम में आपने जीएसटी करिकुलम में नहीं है, तो ये अकाउंटेंट अनएम्प्लॉयबल पैदा होंगे। ये कैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो ये जीएसटी की पाठशाला जो हम शुरू किए हुए हैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से, तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। अकाउंटेंट नहीं रहेंगे तो कंप्लायंस कैसे होगा, टैक्स प्रिपेयर तैयार नहीं होंगे तो कंप्लायंस कैसा होगा, फैसिलिटेशन सेंटर्स नहीं रहेंगे तो कहां से व्यापारी, छोटे व्यापारी, रिमोट एरिया के व्यापारी कंप्लाई करेंगे। तो हमारे सुमित मलिक जी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र के, टेकन अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और इसी प्रकार के इनिशिएटिव हर राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने इसी नोट पर हम आप सभी का शुक्रिया करना चाहेंगे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। धन्यवाद। तो करीब 10 साल जिस तरह से इसको बाद जीएसटी फाइनली एक रियलिटी बना 1 जुलाई को, और जो फर्स्ट 100 डेज रहे हैं उसको हम ग्राउंड रियलिटी को एनालाइज कर रहे थे, क्योंकि कई तरह की दिक्कतें, प्रॉब्लम्स ग्राउंड पर आई हैं, खासकर छोटे कारोबारियों को। वो अपना कारोबार छोड़कर इसकी पेचीदगियों में, इसकी कंप्लायंस में फंसे हुए थे। उसको एड्रेस करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। आगे की राह अब कैसे रह सकती है उसको हम एक्सप्लोर कर रहे थे। इस खास पेशकश में हमारे साथ सभी खास मेहमानों जान के आप सभी का शुक्रिया और आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।